हेलो दोस्तों, बीपीएससी मस्त एकेडमी में आप सभी दोस्तों को नमस्कार। आज मैं लेके आया हूं दोस्तों तरंग से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन जो आगामी प्रतियोगिता परीक्षाओं में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। इसी तरह क्वेश्चन आपको हमेशा प्रतिदिन मिलते रहेगा दोस्तों, फिजिक्स का, उसके बाद केमिस्ट्री, उसके बाद बायोलॉजी दोस्तों। उस अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो दोस्तों पहले सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिएगा। उससे पहले आप सभी दोस्तों को हम एक मोटिवेशनल जो आगे आपको अंदर से उत्साहित भर देगा, दम भर देगा दोस्तों, और आपको ललाहित करेगा, पढ़ने का प्रेरित करेगा दोस्तों। तो सुन लीजिए मोटिवेशन क्या है। किसी ने कहा था दोस्तों कि शिक्षा कभी भी व्यर्थ नहीं होती, भले ही वो किसी भी तरह की ग्रहण की गई हो दोस्तों, भले ही वो किसी प्रकार की ग्रहण की गई हो या किसी तरह की ग्रहण किए गए, कभी व्यर्थ नहीं होता है दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों, देखिए इसके सर आपके सामने जिस प्रकार से सिंबल उनका बताया जा रहा है, दिखाया जा रहा है कि वो सब्सक्राइब कैसे कर रहे हैं, उसी तरह से आप सभी दोस्तों को सब्सक्राइब कर लेना होगा और उसके बाद बेल आइकन को, घंटी को दबा लेना हो दोस्तों। उसके बाद आते हैं, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं दोस्तों तो सबसे पहले लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करिए और शेयर कर दीजिएगा। और क्या करना है, ये सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी दबा करके ऑल कर लीजिएगा दोस्तों, बेल आइकन घंटी दबा करके ऑल कर दीजिएगा। अब आते हैं मुद्दे की बात, यानी तरंग से संबंधित आपको बहुत सारे क्वेश्चन जो आगामी प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाता है दोस्तों, उसी से संबंधित आपको क्वेश्चन हम देने का प्रयास कर रहे हैं। जो आप एक बार नहीं दो बार वीडियो को देखिएगा, स्किप मत करिएगा वीडियो को। तरंग से गति यानी तरंग गति के बारे में हम आपको बताएंगे। तरंग किसी माध्यम में उत्पन्न विक्षोभ है दोस्तों, याद रखिएगा। तरंग किसी माध्यम में उत्पन्न क्या है, एक प्रकार का विक्षोभ है। पूछेगा क्वेश्चन तरंग क्या है, तो उत्पन्न एक प्रकार का विक्षोभ है जो उद्गम बिंदु से माध्यम के कणों के वास्तविक स्थानांतर के बिना सभी दिशाओं में संचरित होता है। तरंग मुक्ता दो भागों में बांटा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। तरंग कितने भागों में बांटा जाता है, दो भागों में बांटा जाता है जो सभी दिशाओं में संचरित होता है दोस्तों। अब कौन कौन दो भाग है इसको देखेंगे हम लोग। यांत्रिक तरंग और विद्युत चुंबकीय तरंग, यांत्रिक तरंग और विद्युत चुंबकीय तरंग। यांत्रिक तरंग है, यांत्रिक तरंग किसी भी भौतिक माध्यम में उत्पन्न वह विक्षोभ है जो बिना अपना स्वरूप बदले माध्यम में एक निश्चित चाल से आगे बढ़ता है। कहने का मतलब है कि आंतरिक तरंग किसी भौतिक माध्यम में उत्पन्न वह विक्षोभ है जो अपना स्वरूप, वो अपना रूप नहीं बदलता लेकिन निश्चित चाल से क्या होता है, आगे बढ़ जाता है, वही आंतरिक तरंग होता है। वो अपना रूप कभी नहीं बदलता दोस्तों, लेकिन एक निश्चित चाल से क्या होता है, आगे बढ़ जाता है, यह आंतरिक तरंग कहलाता है। यांत्रिक तरंग किसी भौतिक माध्यम में संचरित होता है। कौन सा माध्यम में, भौतिक माध्यम में ही संचरित होता है, याद रखिएगा दोस्तों। यांत्रिक तरंगे केवल ऊर्जा तथा संवेग संचरण होता है, द्रव्य नहीं होता दोस्तों, याद रखिएगा। ऊर्जा और संवेग दोनों ही संचरण होता है, द्रव्य में आंतरिक तरंगे संचरण नहीं होता है। जल की तरंगे, ध्वनि तरंगे, स्प्रिंग की तरंगे इत्यादि यांत्रिक तरंग है दोस्तों, याद रखिएगा। जल की तरंग, कौन सा तरंग, जल की तरंग, पूछेगा कोई एग्जाम में क्वेश्चन दोस्तों। जल की तरंग, ध्वनि का तरंग और स्प्रिंग का तरंग, कौन सा तरंग है, यांत्रिक तरंग है। यांत्रिक तरंग के प्रकार कौन कौन है, जब किसी माध्यम में कोई यांत्रिक तरंग संचरित होता है तो माध्यम के कण कंपन करने लगता है। क्या करता है, कंपन करने लगता है, उसका कण जो है वो कंपन करने लगता है। अब कणों के कंपन की दिशा के अनुसार यांत्रिक तरंग कितना प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है दोस्तों, याद रखिएगा। जब किसी माध्यम में कोई यांत्रिक तरंग संचरित होती है तो माध्यम के कण कंपन करने लगता है, माध्यम के कण कंपन करने लगता है तो कणों के कंपन की दिशा यांत्रिक तरंग होता है दोस्तों। यांत्रिक तरंग कितने प्रकार का होता है, तो दो प्रकार का होता है। कौन कौन, अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्ध्य तरंग, याद रखिएगा। अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य तरंग ये आंतरिक तरंग का उदाहरण है। अब आते हैं अनुप्रस्थ तरंग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अनुप्रस्थ तरंग या ट्रांसेटिव वेव इसको बोला जाता है। किसी माध्यम में यांत्रिक तरंग संचरित होने के माध्यम पर कण तरंग के चलने की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं। ऐसी तरंग को अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। देखिए याद रखें,
किसी माध्यम में यांत्रिक तरंग के संचरित होने के पर माध्यम का कण तरंग चलने की दिशा लंबवत होता है। कैसा होता है? एकदम लंबवत होता है, सीधा स्ट्रेट में होगा एकदम। ऐसी तरंग को कौन सा तरंग कहेंगे? अनुप्रस्थ तरंग। याद रखेगा, पूछेगा क्वेश्चन एग्जाम में, अनुप्रस्थ तरंग कैसा है? लंबवत है। तो लंबवत आपको ये क्वेश्चन यहाँ से बहुत बार पूछा गया दोस्तों, याद रखिएगा। तनी हुई डोरी या रस्सी में कंपन, याद रखिएगा। तनी हुई डोरी या रस्सी में कंपन, किसी डोरी या रस्सी एक सिरे से को हुक से बांधकर दूसरे सिरे को ऊपर या नीचे हिलाते हैं। जब एक डोरी है दोस्तों यहाँ पे, और यहाँ से बांधकर या नीचे, तो क्या हुआ? तना हुआ है। तो तना हुआ, तो इसका मतलब है एक सिरे को हुक से बांधकर दूसरे मुक्त सिरे को ऊपर से नीचे हिलाते हैं। रस्सी इसके कणों को कंपन तरंग की गति दिशा में लंबवत होता है। स्पष्ट, रस्सी अनुप्रस्थ तरंग है। रस्सी कैसा तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग है। पानी की सतह पर उत्पन्न तरंगे भी अनुप्रस्थ तरंग है, ये भी याद रखिएगा दोस्तों। अगर पानी पर जो तरंग हम उत्पन्न करते हैं वो भी कौन सा तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग है। और रस्सी से लटका हुआ है ना, लटका हुआ नीचे हिलाते हैं तो वो भी कौन सा तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग है। अनुप्रस्थ तरंग केवल ठोस में उत्पन्न की जाती है, जिनसे दृढ़ता उत्पन्न होती है। याद रखिएगा, अनुप्रस्थ तरंग जो है दोस्तों केवल ठोस में ही उत्पन्न किया जाता है। याद रखिए, कौन में? ठोस में ही उत्पन्न किया जा सकता है। गैसों में अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न नहीं किया जा सकता। याद रखिएगा दोस्तों, गैस में उत्पन्न नहीं किया। यहाँ से भी क्वेश्चन आपको आने की संभावना प्रबल है। द्रवों में अनुप्रस्थ तरंग उनके भीतर नहीं बन सकता, केवल उनके तल पर ही बनती है। याद रखिएगा दोस्तों, द्रव में अनुप्रस्थ तरंग जो है भीतर में नहीं बनता, उसके तल पर ही बनता है। अनुप्रस्थ तरंग वैद्युत चुंबकीय यानी वैद्युत चुंबकीय हो सकते हैं, जैसे प्रकाश तरंग। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है दोस्तों। अनुप्रस्थ तरंग वैद्युत चुंबकीय हो सकता है। पूछेगा कि कौन सा तरंग वैद्युत चुंबकीय है, तो अनुप्रस्थ तरंग है। जैसे प्रकाश तरंग, कौन सा तरंग? प्रकाश तरंग। अनुप्रस्थ तरंग में माध्यम की स्थिति से ऊपर की ओर अधिकतम विस्थापन स्थिति को श्रृंग या नीचे की ओर अधिकतम विस्थापन को गर्त करते हैं। इस प्रकार दोस्तों, है ना, ऊपर वाला को श्रृंग और नीचे वाला को गर्त। याद रखिएगा, किसी तरंग के लिए दो लगातार श्रृंग या गर्त के बीच की दूरी नियत होता। याद रखिएगा दोस्तों, जब इस तरह का बना रहे, ये दोनों का दूरी हमेशा नियत रहता है। जब ये दोनों को दूरी क्या होता है? हमेशा नियत रहता है, यानी दूरी समान होता है, जिसे अनुप्रस्थ तरंग या तरंगदैर्घ्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुप्रस्थ तरंग या तरंगदैर्घ्य भी कहते हैं। इसे ग्रीक अक्षर में लैम्डा से प्रदर्शित किया जाता है। देखिए यहाँ पे, देखिए दोस्तों, है ना, यहाँ से आ रहा है, 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 यानी ए से शुरू हो रहा है और बी पर। यहाँ देखिए, इसका दूरी और इसका दूरी, ये दोनों का दूरी हमेशा क्या होता है? समान होता है। इसको लैम्डा से सूचित किया जाता है। तरंग की दिशा देखिए, है ना। अब आते हैं अनुदैर्घ्य तरंग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। किसके तरंग के बारे में? अनुदैर्घ्य तरंग के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। किसी माध्यम में यांत्रिक तरंगे संचरित होने पर यदि माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा के समानांतर कंपन करता है, उस तरंग को अनुदैर्घ्य तरंग कहते हैं। किसी स्प्रिंग को खींचकर छोड़ देने पर उत्पन्न तरंग को अनुदैर्घ्य तरंग कहते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, कोई अगर स्प्रिंग लेते हैं हम और उसमें अब फिर इसको खींच देते हैं, तो जहाँ का वही रह जाता है, और जो उसमें उत्पन्न जो तरंग होता है वो कौन सा तरंग होता है? अनुदैर्घ्य तरंग होता है। तो एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं दोस्तों कि स्प्रिंग को खींचने पर कौन सा तरंग उत्पन्न होता है, तो अनुदैर्घ्य तरंग उत्पन्न होता है। देखिए, यहाँ पे संपीड़न है, फिर यहाँ पर आकर या तो विरल तरंग हो गया, फिर यहाँ संपीड़न है, फिर यहाँ क्या है? विरल है। जिन स्थानों पर स्प्रिंग के चक्कर पास है वे स्थान संपीड़न की दशा में कहे जाते हैं, और जिन स्थानों पर चक्कर की दूर दूर है वो विरल। विरल का मतलब हुआ कमजोर, और संपीड़न का मतलब हुआ बरियार, यानी
उसमें ताकत परिपूर्ण है की दशा कहे जाते हैं। एक संपीड़न एक संपीड़न से दूसरे सीमावर्ती प्रति संपीड़न की दूसरी दूरी पर अथवा एक विरल से दूसरे समवर्ती विरल की दूरी अनुदैर्ध्य तरंग कहलाता है। याद रखिएगा दोस्तों, अनुदैर्ध्य तरंग सभी प्रकार के माध्यमों में, याद रखिए यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। अनुदैर्ध्य तरंग सभी प्रकार के माध्यमों में ठोस, द्रव और गैस में उत्पन्न की जा सकती है, लेकिन अनुप्रस्थ तरंग द्रव्य में नहीं होता है दोस्तों, द्रव्य के ऊपरी सतह पर होता है, अंदर सतह में नहीं होता। ठोस में केवल होता, गैस में नहीं होता अनुप्रस्थ तरंग। वायु में उत्पन्न ध्वनि तरंगे सदैव अनुदैर्ध्य तरंगे होती है। यह क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। वायु में उत्पन्न ध्वनि तरंगे सदैव अनुदैर्ध्य तरंगे होती है। अनुदैर्ध्य तरंगे हमेशा यांत्रिक होता है दोस्तों। कौन सा? यांत्रिक होता है। द्रवों की सतह पर अनुप्रस्थ तरंगे का संचरण होते हुए भी उनके भीतर केवल अनुदैर्ध्य तरंग संचरित होता है। अब आते हैं आवर्तकाल के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। किसी माध्यम में तरंग संचरण की स्थिति में माध्यम को कोई कण अपना एक कंपन पूरा करने में जितना समय लगता है उसे तरंग या आवर्तकाल कहते हैं। इसे टी से सूचित करते हैं। किसी माध्यम में संचरण की स्थिति में कोई कंपन जो करता है और जितना समय लगता है एक बार करने में, उसी को आवर्तकाल या तरंग कहते हैं। आवर्तकाल, उसे तरंग का आवर्तकाल कहते हैं। उसको टी से हम लोग सूचित करते हैं। किससे? टी से। अब आते हैं आवृत्ति के बारे में हम लोग बताएंगे। किसी माध्यम में तरंग संचरित होने पर माध्यम का कोई कण 1 सेकेंड में जितना कंपन करता है उस संख्या को तरंग की आवृत्ति कहते हैं। उन्हें एन से प्रदर्शित करते हैं। उन्हें क्या से? एन से प्रदर्शित हम लोग करते हैं। आवृत्ति, चाल और तरंगदैर्ध्य का संबंध के बारे में हम लोग चर्चित करेंगे दोस्तों। यदि कंपन करती हुई किसी वस्तु का आवर्तकाल टी हो, आवृत्ति एन हो तथा तरंगदैर्ध्य लैम्डा हो, तो तरंग की चाल बराबर होगा v बराबर एन लैम्डा। चाल बराबर क्या होता? आवृत्ति गुने तरंगदैर्ध्य। याद रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चाल बराबर आवृत्ति गुने तरंगदैर्ध्य होता है। चूंकि आवृत्ति बराबर 1/, आवर्तकाल यहाँ पे देखिएगा। अब आते हैं दोस्तों विद्युत चुंबकीय तरंग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन हमेशा प्रतियोगिता परीक्षाओं में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं दोस्तों। यांत्रिक तरंगों के अतिरिक्त ऐसी तरंग भी होती है जिसके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। याद रखिएगा, पूछे कौन सा तरंग है जिसको माध्यम की आवश्यकता नहीं होता संचरण के लिए? तो विद्युत चुंबकीय तरंग। ऐसे तरंग के विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। प्रकाश, एक्स किरण, रेडियो तरंग विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण है। देख कौन कौन? याद रखिएगा, प्रकाश जो है, कौन सा? प्रकाश है, एक्स किरण है, रेडियो तरंग है, इत्यादि विद्युत चुंबकीय तरंग। हाँ, सभी विद्युत चुंबकीय तरंग एक ही चाल से चलती है तथा इनकी चाल प्रकाश की चाल के बराबर होता है दोस्तों। याद रखिएगा, सभी विद्युत चुंबकीय तरंग एक ही चाल से चलती है और इनकी प्रकाश की चाल क्या होता है? बराबर होता है। प्रकाश के चाल के बराबर होता है। देख लीजिए यहाँ पे विद्युत चुंबकीय तरंग का घटी हुई तरंगदैर्ध्य का वर्गीकरण किया गया है। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं, गामा किरणें, एक्स किरणें, परावैंगनी किरणें, दृश्य किरणें। गामा किरणें है, एक्स किरणें है, परावैंगनी किरणें है, दृश्य किरणें, अवरक्त किरणें है, लघुतरंग किरणें है, लघु रेडियो तरंग है, टेलीविजन और एफएम रेडियो है, एएम रेडियो है, दीर्घ रेडियो तरंग है। अब बहुत सारे क्वेश्चन आपको कम से कम 30 क्वेश्चन या 25 क्वेश्चन आपको जो एग्जाम में प्रतियोगिता परीक्षाओं में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं दोस्तों, उसी को हम लोग रिवाइज करेंगे, देखेंगे। निम्न में कौन सा यांत्रिक तरंग है? याद रखेगा, तो यांत्रिक तरंग कौन सा? ध्वनि है। अभी ना हम लोग पढ़े थे, यांत्रिक तरंग कौन सा है? ध्वनि है। इसका विश्लेषण है,
ध्वनि आंतरिक तरंग है, जबकि रेडियो तरंग, एक्स तरंग, प्रकाश तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग है। यह भी अभी पढ़े थे हम लोग दोस्तों। रेडियो तरंग, एक्स तरंग, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग है। यांत्रिक तरंग किसी भौतिक माध्यम में उत्पन्न हुआ विक्षोभ है जो अपना स्वरूप बदले माध्यम एक निश्चित चाल से आगे बढ़ता है। यांत्रिक तरंग माध्यम के कणों को समिति के द्वारा ऊर्जा या संवेग द्वारा संचरित करता है। याद रखिएगा, इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं ऊर्जा और संवेग द्वारा क्या होता है? संचरण होता है, परंतु माध्यम अपने ही स्थान पर बना रहता है। तो माध्यम अपने ही स्थान पर बना रहता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण क्या है? तो ध्वनि तरंग है दोस्तों। कौन सा तरंग? ध्वनि कैसा तरंग है? तो अनुदैर्ध्य तरंग है। याद रखिएगा, किसी माध्यम में यांत्रिक तरंग के संचरित होने पर यदि माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा समानांतर कंपन करते तो उस तरंग को अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग का एक उदाहरण है। निम्न में कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण है दोस्तों? तो याद रखिएगा, पराबैंगनी तरंग विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण है। ध्वनि तरंग जिनकी आवृत्ति स्वर्न रेंज की उच्च सीमा अधिक 20 हर्ट्ज से अधिक होता है दोस्तों, उन्हें अल्ट्रासोनिक या सुपरसोनिक तरंग कहते हैं। गामा किरणें, एक्स किरणें, पराबैंगनी किरणें तीनों विद्युत चुंबकीय तरंग की श्रेणी में आता पूछता बार बार। गामा किरणें, एक्स किरणें, पराबैंगनी किरणें विद्युत चुंबकीय तरंग की श्रेणी में आता है। दीर्घ रेडियो तरंग पृथ्वी की किस सतह पर परावर्तित होता है? तो याद रखिएगा दोस्तों, ये होगा आयन मंडल पर। कौन मंडल पर? आयन मंडल पर। दीर्घ रेडियो तरंग पृथ्वी के आयन मंडल से परावर्तित होती है। यह 80 से 400 किलोमीटर ऊंचाई तक हवा में विद्युत आवेशित होता है। बेतार को तार का संपर्क पृथ्वी से धरातल पर परावर्तित किया जाता है। कौन सा? आयनोस्फीयर द्वारा। बेतार के तार का संपर्क पृथ्वी के धरातल को परावर्तित किया जाता है आयनोस्फीयर द्वारा। रेडियो तरंग के विक्षोभ के लिए वायुमंडल के निम्नलिखित स्तरों पर कौन सा उत्तरदायी है? तो याद रखिएगा, आयन मंडल उत्तरदायी है। कौन सी तरंग शून्य में संचरण नहीं कर सकता है? तो याद रखिएगा दोस्तों, ध्वनि तरंग जो है शून्य में संचरण नहीं कर सकता है। ध्वनि तरंग संचरण के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि तरंग निर्वात में शून्य में गति नहीं कर सकता। कहाँ कहाँ? निर्वात और शून्य में। यही कारण है कि चंद्रमा पर ध्वनि तरंग का संचरण नहीं होता। वहाँ दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते हैं। तरंग दो प्रकार का होता है दोस्तों, अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्ध्य तरंग। कॉस्मिक किरणें कौन सा तरंग है? याद रखिएगा, कॉस्मिक किरणें है दोस्तों, याद रखिएगा, अनावेशित कण है। कौन सा? अनावेशित कण है। कॉस्मिक किरणें विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का भाग नहीं है। ये उच्च ऊर्जा का आवेशित कण है। यह अंतरिक्ष में लगभग प्रकाश की गति से गमन करता है। कॉस्मिक किरणें के संबंध में कौन सा कथन सही है? ये विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। कॉस्मिक किरण कौन सा? विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। उच्च आवृत्ति की तरंग संचरित की जाती है। देखिएगा, अंतरिक्ष तरंगों के रूप में। किसके रूप में? अंतरिक्ष तरंगों के रूप में उच्च आवृत्ति संचारित किया जाता है दोस्तों, अंतरिक्ष तरंगों के रूप में। उच्च आवृत्ति की तरंगें साधारणतः अंतरिक्ष तरंगों के रूप में संचरित की जाती है। इसके अलावा अंतरिक्ष तरंगों के रूप में बहुत उच्च आवृत्ति तरंग की सूक्ष्म तरंग की आवृत्ति संचरण किया जाता है। दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? याद रखिएगा, तरंग दैर्ध्य कहते हैं। अभी पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। माध्यम में किसी कण के एक पूरा कंपन किए जाने पर तरंग जितनी दूरी तय करता है उसे तरंग दैर्ध्य कहते हैं। यह दो उत्तरोत्तर श्रृंग या दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को लैम्डा से प्रदर्शित किया जाता है।
आप अभी भी देखे होंगे दोस्तों, इस तरह से हम बताए थे। विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग है क्या है, 3 × 10⁻⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है, माइनस में होगा दोस्तों। वे तरंग जिन्हें संचित होने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, उन्हें विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। इनकी चाल प्रकाश के चाल के बराबर होता है, 3 × 10⁸ मीटर इनवर्स होता है। क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए किसका प्रयोग लाया जाता है, तो याद रखिए एक्स किरण का प्रयोग किया जाता है। किसका, एक्स किरण का प्रयोग किया जाता है क्रिस्टल की संरचना लाने के लिए। क्रिस्टलीय या मणि विज्ञान या प्रायोगिक विज्ञान जिसमें क्रिस्टलीय परमाणुओं का विन्यास का अध्ययन किया जाता है, एक्स किरणें के विवर्तन द्वारा क्रिस्टल की संरचना का अध्ययन किया जाता है। एक रडार जो शत्रु के वायुयान की उपस्थिति का पता लगाया जाता है, प्रयोग करते हैं किसमें, तो याद रखिएगा दोस्तों रेडियो तरंग के रूप में। रडार एक ऐसी प्रणाली है जिसमें विद्युत चुंबकीय तरंग विशेष रेडियो तरंग की सहायता से स्थिर एवं गतिमान दोनों प्रकार की वस्तुओं की रेंज, ऊंचाई, दिशा एवं गति पता लगाया जा सकता है। जब समतल मंडल में ओजोन का अपक्षय होता है तो पृथ्वी के धरातल पर विकिरण की तरंगदैर्घ्य कितना होता है, तो 10⁻⁷ होता है, मिलियन नहीं मीटर, सॉरी दोस्तों। परावैंगनी विकिरण को उसकी तरंगदैर्घ्य के आधार पर 3 प्रमुख वर्गों में विभाजित किया जाता है। याद रखिएगा परावैंगनी किरणों को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। अल्ट्रा वायलेट ए विकिरण, इन विकिरणों का तरंगदैर्घ्य होता है 320 से 400 नैनोमीटर तक होती है। यह विकिरण सुरक्षात्मक ओजोन परत से लगभग अप्रभावित रहता है तथा पृथ्वी की सतह पर आसानी से पहुंच जाता है। पृथ्वी की सतह पर आसानी से अल्ट्रा वायलेट ए विकिरण है 320 से 400 नैनोमीटर तक के होता है दोस्तों। अल्ट्रा वायलेट विकिरण 280 से 320 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य रेंज वाला यह विकिरण आंशिक रूप से ओजोन परत द्वारा अवशोषित किए जाते हैं, परंतु इसकी कुछ मात्रा पृथ्वी तक पड़ता है। यानी अल्ट्रा वायलेट विकिरण है जो 280 से 320 नैनोमीटर तक होता है। इसको जो प्रकाश ओजोन परत होता है दोस्तों वही अवशोषित करता है, कुछ ही भाग पृथ्वी तक पहुंच सकता है। अब आते हैं अल्ट्रावायलेट सी किरणें। यह 100 से 280 की तरंगदैर्घ्य रेंज वाला यह विकिरण होता है, ओजोन परत द्वारा सर्वाधिक प्रभावित होता है। ये ओजोन परत द्वारा सर्वाधिक प्रभावित होता है। समताप मंडल में ओजोन को अपक्षय होने पर पृथ्वी के धरातल का न्यूनतम तरंगदैर्घ्य 100 नैनोमीटर होता है। कितना, 100 नैनोमीटर, यानी 1 नैनोमीटर बराबर होता है 1 × 10⁹ मीटर। यह 100 नैनोमीटर बराबर होता है 100 × 10⁹ होता है। उसको अगर हम कैलकुलेशन करेंगे दोस्तों तो 10⁻⁻7 मीटर होता है 100 नैनोमीटर बराबर। निम्नलिखित में किसमें एक प्रकार की तरंगों का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है, तो अवरक्त तरंग में किया जाता है। किसमें, अवरक्त तरंग में किया जाता है। अवरक्त तरंग विद्युत चुंबकीय तरंग का एक प्रकार का है। अवरक्त तरंग कैसा है, विद्युत चुंबकीय तरंग एक प्रकार का। इनकी तरंगदैर्घ्य दृश्य प्रकाश से अधिक होती है। इनका प्रयोग लक्ष्य ढूंढने, निरीक्षण, रात्रि दृष्टि में आदि सैनिक द्वारा किया जाता है। याद रखिएगा दोस्तों अवरक्त जो होता है विद्युत चुंबकीय तरंग का एक प्रकार है। इनकी तरंगदैर्घ्य दृश्य प्रकाश से अधिक होता है। इसका प्रयोग लक्ष्य ढूंढने या निरीक्षण या रात्रि दृष्टि आदि को सैनिक द्वारा होता है। माइक्रोवेव में विद्युत चुंबकीय तरंग होती है जिसकी सीमा क्या होता है, तो याद रखिएगा 1 गीगा हर्ट्ज से लेकर के 300 गीगा हर्ट्ज तक होता है। माइक्रोवेव एक ऐसी विद्युत चुंबकीय तरंग है जिसकी आवृत्ति 300 मेगा हर्ट्ज से लेकर के 300 गीगा हर्ट्ज के मध्य होती है। याद रखिएगा माइक्रोवेव विद्युत चुंबकीय तरंग है लेकिन जिसकी आवृत्ति 300 मेगा हर्ट्ज से लेकर के 300 गीगा हर्ट्ज के मध्य होती है। अलग अलग स्रोतों में विभिन्न आवृत्ति रेंज माइक्रोवेव के रूप में परिभाषित करते हैं। उपयुक्त में है ना,
मिलीमीटर शामिल होता है। इसका विकल्प क्या होगा? सी होगा। दूरसंचार के लिए प्रयुक्त तरंग कौन सा है? माइक्रोवेव। दूर संचार के लिए प्रयुक्त तरंग कौन सा है? माइक्रोवेव। दूर संचार में सूक्ष्म तरंगों का प्रयोग किया जाता है। टेलीविजन दर्शक डिश एंटीना प्रयुक्त करते हुए बरसात में उपग्रह सिग्नल नहीं प्राप्त करते हैं, क्योंकि एंटीना छोटे होते हैं दोस्तों। वर्षा की बूंदे रेडियो तरंग ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है। वर्षा के बूंदे रेडियो तरंग ऊर्जा को मूल दिशा को विचलित कर देता है दोस्तों। डी नंबर ऑप्शन। बरसात में रेडियो तरंग वर्षा की बूंदों से टकराकर आंशिक रूप से या पूर्णतः ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। आंशिक रूप से पूर्णतः ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है और बूंदों द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। वर्षा की बूंदे रेडियो तरंग की ऊर्जा मूल दिशा को विचलित करने में सक्षम होती है। अतः इन कारणों से बरसात में उपग्रह सिग्नल प्राप्त करने में कठिनाई होती है। वर्षा के समय रेडियो सिग्नल कमजोर हो जाता है और जिन्हें छोटे डिश एंटीना नहीं कर पाता है। एफएम प्रसारण सेवा में प्रयुक्त होने वाला आवृत्ति बैंड का प्रास क्या है? तो याद रखिएगा 88 से 108 मेगाहर्ट्ज तक होता है। 88 से 108 मेगाहर्ट्ज तक होता है। एफएम प्रसारण सेवा में प्रयुक्त होने वाले आवृत्ति बैंड का प्रसारण 88 से 108 मेगाहर्ट्ज मध्य होता है। एफएम बैंड के लिए यह परास मानक के रूप में प्रयोग किया जाता है। आंतों के रोगों के निदान निम्न में किन किरणों का उपयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा दोस्तों, एक्स किरण का उपयोग किया जाता है। एक्स किरण एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय विकिरण है। यह चिकित्सा में आंतों के रोगों को निदान के लिए प्रयोग किया जाता है। सीटी स्कैन करने के लिए कौन सा प्रयोग किया जाता है? तो एक्स किरण का प्रयोग किया जाता है। कौन सा किरण? एक्स किरण का प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, सीटी स्कैन या कंप्यूटेड टोमोग्राफी विशेष प्रकार का एक्स रे की परीक्षण है जिसके द्वारा शरीर के अंदरूनी भावों को देखा जा सकता है या पता लगाया जा सकता है। थैंक यू दोस्तों। अगर आप मेरे चैनल पर, अब खत्म हो चुका है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अब 22 नंबर क्वेश्चन आपको कम से कम इससे 50 क्वेश्चन आपको देखने को रिवाइज करने का मौका मिला होगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट बार हम आपको मिलते हैं। थैंक यू दोस्तों।